नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और चीन ने सैन्य स्तर की वार्ता में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तेजी से और चरणबद्ध तरीके से तनाव घटाने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, चीन की कंपनियों को राजमार्ग परियोजना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीएसएनएल ने मेक इन इंडिया प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 4G नेटवर्क अद्यतन और विस्तार करने की निविदा रद्द की। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 59% से अधिक हुई। देश में अब तक 3,47,000 से ज्यादा रोगी ठीक हुए। और गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के अंतर्गत खालिस्तान आंदोलन से जुड़े 9 लोगों को आतंकी घोषित किया। समाचार संध्या में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर प्राथमिकता के आधार पर तेजी के साथ चरणबद्ध तरीके से तनाव घटाने पर जोर दिया है। दोनों पक्ष स्थिति से निपटने के लिए स्थापित सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से विचार विमर्श कर रहे हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए और भारतीय सेना के कमांडरों के बीच कल भारत के चुशुल में बातचीत हुई। वास्तविक नियंत्रण रेखा और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव घटाने से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए शीर्ष सैन्य कमांडरों की ये तीसरी बैठक थी। ये बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच 17 जून को हुई बातचीत के अनुरूप आयोजित की गई थी। दोनों नेताओं ने इस पर सहमति जताई थी कि पूरी स्थिति का समाधान जिम्मेदारी के साथ किया जाएगा और दोनों देश 6 जून को बनी समझ के अनुसार अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा लेंगे। हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि कल हुई बैठक लंबी चली और ये विचार विमर्श वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने की दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। सूत्रों ने बताया कि द्विपक्षीय समझौतों और सहमतियों के अनुसार एलएसी पर शांति और सद्भाव को सुनिश्चित करने तथा आपसी समझ से समाधान निकालने के लिए भविष्य में दोनों पक्षों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर और भी विचार विमर्श करने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि चीन की कंपनियों को देश की किसी भी राजमार्ग परियोजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें संयुक्त कंपनियां भी शामिल होंगी। श्री गडकरी ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि चीन की कंपनियां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों जैसे किसी भी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएं। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए ऐसी किसी भी कंपनी को अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें चीन की भागीदारी हो। उन्होंने कहा कि चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की नीति जल्द ही जारी की जाएगी और राजमार्ग परियोजनाओं के प्रावधानों में छूट देकर भारतीय कंपनियों के भाग लेने की योग्यता में वृद्धि की जाएगी। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने 4G नेटवर्क अद्यतन और विस्तार करने की निविदा रद्द कर दी है। इससे पहले घरेलू कंपनियों ने मेक इन इंडिया प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नई निविदा जारी करने की मांग की थी। बीएसएनएल ने एक अधिसूचना में कहा कि बीएसएनएल के उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण मंडल तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के दिल्ली और मुंबई में 4G मोबाइल नेटवर्क के लिए नियोजन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना और वार्षिक रखरखाव की निविदा रद्द कर दी गई है। ये निविदा इस साल मार्च में जारी की गई थी। कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 59.43% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 13,157 रोगी स्वस्थ हुए हैं और इनके साथ ही इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,47,978 हो गई है। फिलहाल देश में 2,20,114 मरीजों का इलाज चल रहा है। महामारी के प्रकोप को रोकने के केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या पीड़ित लोगों से 1,27,864 अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि देश में परीक्षण केंद्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसमें 764 सरकारी और 292 निजी प्रयोगशालाएं हैं। अब देश में 1,056 प्रयोगशालाएं हो गई हैं। कोरोना मरीजों के नमूनों का परीक्षण करने की संख्या में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।
पिछले 24 घंटे के दौरान 2,17,931 नमूनों की जांच की गई है। देश में अभी तक 88,26,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए वेंटिलेटर गहन चिकित्सा कक्ष में इस्तेमाल के लिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन वेंटिलेटरों की तकनीकी क्षमता स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदंडों के अनुरूप है। हाल ही में मीडिया में यह खबर आई थी कि इन वेंटिलेटरों में बाइलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर सुविधा नहीं है। इस पर मंत्रालय ने कहा है कि वेंटिलेटरों के बीईएल और एजीवीए मॉडल में ये सुविधा उपलब्ध है। पुलिस ने मुंबई में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज से 15 जुलाई तक धारा 144 लगा दी है। इसके अनुसार कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों सहित किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। हमारे संवाददाता ने बताया कि आदेश आज मध्यरात्रि से 15 जुलाई तक लागू रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के संचार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बहरहाल आवश्यक सेवा या वस्तु प्रदान करने वाले लोगों या संस्था को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इनमें दूध, भाजी, किराना, खान पान के सामान, दवाइयाँ, अस्पताल आदि सेवाएं शामिल है। इस बीच कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मुंबई के पड़ोसी क्षेत्र के नगर परिषद थाने और मीरा भाईंदर इलाके में 10 दिन का पूर्ण तालाबंदी घोषित किया गया है। जहां मीरा रोड भाईंदर में आज से लेकर 10 जुलाई तक तालाबंदी रहेगा। दूसरी ओर थाने नगर परिषद ने कल से 12 तारीख तक तालाबंदी करने का फैसला किया है। ये दोनों क्षेत्र में पिछले 1 महीने से कोरोना के मामले में तेजी से वृद्धि हुई है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार राज्य में सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने आज गांधीनगर में ये जानकारी दी। एक रिपोर्ट। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जीटीयू और राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। जीटीयू की परीक्षा कल से शुरू हो रही थी, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षाएं इस महीने के अंत तक होने वाली थी। इससे पहले आज सुबह गांधीनगर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने तय कार्यक्रम के अनुसार अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है और नई तारीखें केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद जारी की जाएगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसमें होम क्वारंटीन, संक्रमित के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान और उनकी जांच तथा उपचार की सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने समिति के सदस्यों के साथ बैठक करने के बाद संवाददाताओं को बताया कि सरकार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विशेषज्ञों ने आज कोविड संक्रमण डबलिंग अवधि को रोकने और भीड़ वाले प्रदेशों में संक्रमण रोकने के तरीके बताए। उनका मानना है कि संक्रमण के लक्षण न होने वाले या अल्प प्रमाण पर लक्षण पाए जाने वाले कोविड रोगियों को घरों में ही क्वारंटाइन करना उचित रहेगा। इससे अस्पताल पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है। अस्पताल केवल गंभीर रूप से बीमार कोविड रोगियों के लिए सीमित करने का सुझाव उन्होंने दिया। टेलीमेडिसिन और टेली आईसीयू को ज्यादा से ज्यादा लागू करने को कहा। राज्य गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि होम क्वारंटाइन पे रखे व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने के लिए और उनको आवश्यक मदद पहुंचाने के लिए सेवा संस्था, स्वयंसेवक, नगर पालिका के कर्मचारी, पुलिस और होम गार्ड्स को काम सौंपा जाएगा, जो मोबाइल ऐप की मदद से काम करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 104 हो गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,497 हो गई है। राज्य में अब तक 4,722 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नागालैंड में कोविड-19 मरीजों की संख्या 501 हो गई है। सभी नए मामले पेरेन क्वारंटीन केंद्र से हैं। राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों में 319 सक्रिय मामले हैं, जबकि 182 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह देते हुए पत्र लिखा है कि कोविड-19 के प्रकोप को कम से कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए और कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने संयुक्त रूप से लिखे पत्र में कहा है कि जीवन बचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रव्यापी अनलॉक के दूसरे चरण में आजीविका को संरक्षित करना चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सीनियर मेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला के अंतर्गत कोविड-19 महामारी की रोकथाम के बारे में जाने माने चिकित्सक विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को घरों में रहने और अपने परिवार के साथ समय बिताने तथा योगाभ्यास करने की सलाह दी है। We are going to overcome this crisis within a few weeks. In the coming few weeks, stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation, and take care of emotional need of the family. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हमारे जुनून की उड़ान आसमान से ऊंची है, हमारे इरादों की मजबूती चट्टानों से भी मजबूत है और हम सिर्फ नौकरी नहीं करते, हम सुरक्षा करते हैं देश की। हम हैं भारतीय वायुसेना और आपके पास है मौका हम में से एक बनने का। भारतीय वायुसेना में भर्ती 15 जून 2020 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत और चीन ने सैन्य स्तर की वार्ता में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तेजी से और चरणबद्ध तरीके से तनाव घटाने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, चीन की कंपनियों को राजमार्ग परियोजना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीएसएनएल ने मेक इन इंडिया प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 4G नेटवर्क अद्यतन और विस्तार करने की निविदा रद्द की। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 59% से अधिक हुई। देश में अब तक 3,47,000 से ज्यादा रोगी ठीक हुए। और गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के अंतर्गत खालिस्तान आंदोलन से जुड़े 9 लोगों को आतंकी घोषित किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत खालिस्तान आंदोलन से जुड़े 9 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। इनमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख नेता वाधवा सिंह बब्बर, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का सरगना लखबीर सिंह और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का रंजीत सिंह शामिल है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये लोग सीमा पार और विदेशी जमीन से विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। ये लोग पंजाब में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से आतंकवाद को फिर शुरू करके देश को अस्थिर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये लोग खालिस्तान बनाने की मुहिम में शामिल हैं और उसे समर्थन देते हैं। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 1967 को पिछले वर्ष अगस्त में संशोधित करते हुए व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान किया था। इससे पहले इस अधिनियम के तहत केवल संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के अंत तक पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सरकार का मानना है कि समूचा नागालैंड अशांत और खतरनाक स्थिति में है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार ने पूरे राज्य को 30 जून 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है।
जम्मू कश्मीर में सेना ने राजौरी के केरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ का एक प्रयास विफल कर दिया। इस घटना में एक आतंकवादी मारा गया। रक्षा प्रवक्ता के अनुसार आज सुबह आतंकवादियों के एक गुट ने सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसाते हुए नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया। सतर्क सैनिकों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए गोलीबारी का जवाब दिया, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। इससे पहले आज सवेरे राज्य में बारामूला जिले के सोपोर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक दल पर आतंकवादी हमले में जवान दीपचंद वर्मा शहीद हो गए और 3 अन्य घायल हो गए। हमले में एक नागरिक की भी मौत हो गई। घायल जवानों को श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल ले जाया गया है। इस बीच सोपोर पुलिस ने हमले में 3 वर्षीय बच्चे को गोलियों की चपेट में आने से बचा लिया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से नवंबर के बीच चावल, गेहूं और दलहन जैसे खाद्यान्नों की कुल अनुमानित लागत करीब 1,50,471 करोड़ रुपए हो सकती है। इसमें अंतर्राज्यीय परिवहन और डीलर मार्जिन पर आने वाला खर्च और केंद्र द्वारा दी गई खाद्यान्न सब्सिडी की 46,061 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर अंत तक बढ़ाने की घोषणा की थी। अब ये योजना जुलाई से इस वर्ष नवंबर के अंत तक लागू रहेगी। इन 5 महीनों के दौरान 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रति परिवार हर माह 1 किलोग्राम मुफ्त चना सहित 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर के निवासी इरशाद ने इस योजना को नवंबर माह तक बढ़ाए जाने के सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। मेरा नाम है इरशाद हुसैन मेहता, उदराना का रहने वाला हूँ। छोटा मोटा दुकानदार हूँ और काम धंधा कुछ नहीं था। इसके वजह से हमें 5 महीने का और बढ़ा दिया गया है। इससे हमें फायदा मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा। हमें इसका धन्यवाद करना नरेंद्र मोदी जी का। आगे भी ऐसा ही काम करें, गरीबों का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बेहतर फसल प्रबंधन के उपाय करके कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी की जा सकती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो कृषि को लाभदायक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करें। किसानों को लिखे पत्र में उनकी सराहना करते हुए श्री तोमर ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के मुश्किल समय में किसानों ने जिम्मेदारी और समर्पण के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी बाधा के रबी की फसल की कटाई और इसकी खरीद प्रक्रिया पूरी की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है। सरकारी क्षेत्र की कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आरसीएफ खरीफ की बुआई के दौरान किसानों को उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। आरसीएफ के संयंत्रों को चालू रखा गया है और पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन किया गया है। इसके अलावा आरसीएफ ने मौजूदा खरीफ बुआई के दौरान देश में किसानों को 2 लाख टन से ज्यादा उर्वरक उपलब्ध कराया है। रेल मंत्रालय ने 109 मूल स्थानों से 151 आधुनिक यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए निजी क्षेत्र से अहर्ता अनुरोध आमंत्रित किए हैं। ये 109 जोड़ी रेलगाड़ियां भारतीय रेल के पूरे नेटवर्क पर 12 समूहों में चलाई जाएंगी। प्रत्येक रेलगाड़ी में 16 डिब्बे होंगे। इस परियोजना में निजी क्षेत्र से तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन में निजी निवेश का ये पहला प्रयोग है। ज्यादातर रेलगाड़ियां भारत में निर्मित होंगी और निजी कंपनियां इनकी खरीद, संचालन तथा रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगी। इन रेलगाड़ियों को अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के अनुरूप बनाया जाएगा। इससे यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। इस पहल का उद्देश्य रेलगाड़ियों में आधुनिक तकनीक लाना और रखरखाव के खर्च में कटौती करना, यात्रा समय कम करना, रोजगार सृजित करना, यात्रियों को सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा वैश्विक स्तर की सुविधा देना है। इससे लोगों की यात्रा मांग और आपूर्ति के अंतर में भी कमी आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कर संग्रह से संबंधित प्रशासन को इस प्रकार सरल बनाने पर जोर दिया है कि करदाता अपने सभी दायित्वों का आसानी से निर्वहन कर सकें। उन्होंने आज वस्तु और सेवा कर जीएसटी दिवस के अवसर पर कहा कि हमें प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर गौर करना चाहिए और इस आत्मनिर्भरता के लिए जीएसटी कर प्रशासन एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें व्यवसायी वर्ग की समस्याओं का तत्परता से समाधान करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इसी तत्परता से हम निकट भविष्य में वांछित आर्थिक विकास हासिल कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सीबीआईसी के अधिकारों ने कोविड-19 के दौरान करदाताओं को रिकॉर्ड स्तर पर रिफंड मुहैया कराया है। वस्तु और सेवा कर दाताओं को बड़ी छूट की घोषणा की गई है। जीएसटी R3B फॉर्म के लिए अधिकतम 500 रुपये के विलंब शुल्क से राहत प्रदान की गई है। ये छूट जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक लागू होगी। ये छूट उन्हीं करदाताओं को मिलेगी जो इस वर्ष 30 सितंबर से पहले रिटर्न भर देंगे। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने 1 जुलाई से जीएसटी R1 फॉर्म के शून्य स्टेटमेंट की एसएमएस के जरिए रिटर्न फाइल करने की सुविधा कराने की घोषणा की थी। इससे 12 लाख से अधिक पंजीकृत करदाताओं के लिए जीएसटी अनुपालन आसान होगा। तमिलनाडु में आज सवेरे नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के नेवेली स्थित विद्युत संयंत्र में एक बॉयलर में विस्फोट से 6 लोग मारे गए। यह दुर्घटना 21 मेगावाट वाले बिजली संयंत्र की दूसरी इकाई में हुई। 40% से ज्यादा झुलसे हुए लोगों को चेन्नई के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य घायलों को नेवेली संयंत्र के अस्पताल में उपचार चल रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने दुर्घटना में हुई मौतों पर दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मरने वालों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। एनएलसी इंडिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है। इस वर्ष मई में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के संयंत्र में एक विस्फोट हुआ था, जिससे 4 लोगों की मृत्यु हो गई। 2 महीने के भीतर ही कंपनी के परिसर में एक और विस्फोट हुआ है। कहा जा रहा है कि जब ये दुर्घटना हुई तो बॉयलर को रख रखाव के बाद फिर से शुरू किया जा रहा था। दुर्घटना के बाद विद्युत संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक और प्रमुख को निलंबित कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापडी पलनीस्वामी से बात की है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक और तूतुकुड़ी जिले के पुलिस अधीक्षक को पुलिस हिरासत में उत्पीड़न के कारण पिता पुत्र की मौत के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने राज्य पुलिस से दोनों मृतकों से संबंधित पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट और स्वास्थ्य जांच पड़ताल रिपोर्ट देने को कहा है। पुलिस ने पिता पुत्र को लॉकडाउन के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिनकी बाद में पिछले महीने की 23 तारीख को मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल का कल दूसरी बार विस्तार किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सत्ताधारी पार्टी भाजपा के सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे राजभवन में आयोजित किया जाएगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्पष्ट संकेत दिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। मंथन से अमृति निकलता है, जिसको सिर्फ पी जाते हैं। कैबिनेट में कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। वहीं वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को भी मंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा के लिए लगभग 120 दिनों के अंतराल के बाद हाल ही में दिल्ली का दौरा किया था। दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई शीर्ष भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। प्रदेश कैबिनेट का पहला विस्तार 21 अप्रैल को हुआ था, जब 5 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वंदे भारत अभियान का चौथा चरण शुक्रवार से शुरू होगा। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत 17 देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया 170 से अधिक उड़ानें संचालित करेगी। इसके अलावा इन लोगों को स्वदेश लाने के लिए इस अवधि के दौरान एयर इंडिया एक्सप्रेस 134, इंडिगो 193, गो एयर 41 और स्पाइस जेट 8 उड़ानों का संचालन करेगी। वंदे भारत अभियान के तहत अब तक करीब 700 उड़ानों के जरिए लगभग 1.5 लाख भारतीयों को वापस लाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे।
और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर देश डॉक्टरों को नमन कर रहा है। मानवता के लिए डॉक्टरों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है कोविड महामारी की मृत्यु दर कम करना। जाने माने चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर बीसी राय ने भारत में चिकित्सा क्षेत्र के विकास में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कोविड महामारी जैसी गंभीर स्वास्थ्य आपात की स्थिति में डॉक्टरों ने अग्रणी योद्धा होने का साहस दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े डॉक्टरों की प्रशंसा करता है। श्री मोदी ने कहा कि संकट के इस काल में डॉक्टर और नर्सें ईश्वर का रूप हैं। माँ हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप, अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिकित्सा समुदाय को अपने व्यवसाय में नैतिक व्यवहार अपनाने की प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर डॉक्टरों को शुभकामनाएं देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टर बीसी राय को श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देश की मजबूत और पारदर्शी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि भारत को अपने प्रतिभाशाली सीए पेशेवरों पर गर्व है, जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यमों के जरिए अपनी हिरासत में मौजूद आम नागरिकों और मछुआरों की सूची की अदला बदली की। इस सूची का आदान प्रदान 2008 के समझौते के प्रावधानों के तहत किया गया। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया जाता है। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 265 पाकिस्तानी आम नागरिकों और 97 मछुआरों की सूची सौंपी। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 54 आम नागरिकों और 270 मछुआरों की सूची सौंपी। वरिष्ठ राजनयिक इंदिरामणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वो जिनेवा स्थित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्री पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और फिलहाल विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 499 अंक बढ़कर 35,414 हो गया। निफ्टी भी 128 अंक की बढ़त के साथ 10,430 पहुंच गया। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। देश भर में मानसून सक्रिय है, जिसके कारण अधिकांश जगहों पर बादल छाए हुए हैं। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछार होने की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में आसमान साफ रहने और दोपहर बाद या शाम को बादल छाने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आसमान आमतौर पर साफ रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और चीन ने सैन्य स्तर की वार्ता में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तेजी से और चरणबद्ध तरीके से तनाव घटाने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, चीन की कंपनियों को राजमार्ग परियोजना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीएसएनएल ने मेक इन इंडिया प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 4G नेटवर्क अद्यतन और विस्तार करने की निविदा रद्द की। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 59% से अधिक हुई।
देश में अब तक 3,47,000 से ज्यादा रोगी ठीक हुए हैं और गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के अंतर्गत खालिस्तान आंदोलन से जुड़े 9 लोगों को आतंकी घोषित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।